Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th साइंस का बायोलॉजी और हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 15 एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ये एक बड़ा टॉपिक है और आज का है लेक्चर नंबर है 5। आज हमें देखना है कंपोजिशन ऑफ यूरिन। तो एक बड़ा टॉपिक है ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन। लास्ट लेक्चर में हमने यूरिन फॉर्मेशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन को देखा था। आज हमें कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करना है विथ VM एकेडमी नासिक। कंपोजिशन ऑफ यूरिन। वाई यूरिन येलो इन कलर? यूरिन का कलर येलो क्यों होता है? तो जो नॉर्मल यूरिन होता है उसका कलर पेल येलो, मतलब थोड़ा सा लाइट येलो होगा। और ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है ड्यू टू पिगमेंट यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है, उसके वजह से यूरिन को क्या है? पेल येलो कलर और ट्रांसपेरेंटनेस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई दिस करके आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। रीड द गिवन यूरिन रिपोर्ट एंड प्रिपेयर अ नोट ऑन कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन। तो एक नोट दी है, देखो नोट ऐसी दी है, रिपोर्ट दिया है। ओके, एक पैथोलॉजी से ऊपर का तो सेम होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डॉक्टर, डेट, पेशेंट का नाम, एज, मेल फीमेल, रेफरेंस डॉक्टर क्या होगा। अभी यूरिन जो रूटीन है उसका देखो क्या है? क्वालिटी, कलर, अपीयरेंस, डिपॉजिट्स, रिएक्शन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, देन एल्ब्यूमिन, शुगर, कीटोन बॉडीज, बाइल सॉल्ट, देन बाइल पिगमेंट, देन ऑकल्ट ब्लड, कास्ट, ये सारा क्या है यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ प्रेजेंट है, कुछ निगेटिव है, कुछ एब्सेंट है। ओके, तो ये से दिया गया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.02 मेंशन की गई है, कुछ कहा कहीं पे एसिडिक लिखा हुआ है, तो इसे हमें एक्सप्लेन करना है। सो द कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन इज एज, तो जो 1 वॉल्यूम होगा 1 to 2 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स इज़ नॉर्मल। तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 24 आवर्स में 1 से 2 लीटर में यूरिन क्या होना चाहिए? बॉडी से एक्सपेल होना चाहिए। दिस वॉल्यूम कैन वेरी कंसिडरेबल एज डिपेंड ऑन द फ्लूइड इनटेक। आप कितना फ्लूइड इनटेक करते हो, अगर आपका पानी पीने का रेट ज़्यादा है तो ये वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। आपकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ क्या है उस पर भी ये डिपेंड करता है, और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या है इस पर, मतलब स्वेटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है उस पर भी डिपेंड होगा। बट नॉर्मल जो वॉल्यूम होगा कितना होता है? 1 to 2 लीटर होता है इन 24 आवर्स, मतलब एक डे में कितना होना चाहिए? 1 to 2 लीटर, इतना नॉर्मल होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड है फ्लूइड इनटेक, फिजिकल एक्टिविटी एंड टेम्परेचर पे। द कलर ऑफ नॉर्मल यूरिन इज जनरली पेल येलो ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। ये क्या है? बाइल के ब्रेकडाउन से ये पिगमेंट फॉर्म होता है जिसका लाइट येलो कलर है, जिसे पेल येलो कहा जाता है। इसलिए यूरिन का कलर भी क्या होना चाहिए? पेल येलो होना चाहिए। द कलर ऑफ यूरिन मे वेरी स्लाइटली ड्यू टू यूरोक्रोम कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइट। आपका डाइट कैसा है और यूरोक्रोम का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, इस पे थोड़ा सा कलर क्या होता है? पर्सन टू पर्सन वैरी होता है। द अपीयरेंस ऑफ यूरिन इज जनरली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। जो अपीयरेंस होगा वो क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लाइट कलर है उसे, पेल येलो कलर, लेकिन क्लियर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एनी अदर डिपोजिशन जैसे सेडिमेंट, क्रिस्टल आर जनरली एब्सेंट इन द नॉर्मल यूरिन। तो नॉर्मल यूरिन में कोई भी ऐसे प्रेसिपिटेट फॉर्म करने वाले कंपाउंड नहीं प्रेजेंट होते, जो क्या है यूरिन को स्टोर करने के बाद नीचे क्या है सेटल डाउन होंगे, ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। द pH ऑफ नॉर्मल यूरिन इज एसिडिक। तो pH क्या होता है इसका? एसिडिक होता है। तो उसका pH क्या होगा? अराउंड 6 होगा। तो ये भी वैरी होता है पर्सन टू पर्सन, 4.6 से लेकर 8 तक इतना हो सकता है। द pH वैरी कंसिडरेबल विद द डाइट ऑफ द पर्सन। पर्सन के डाइट के हिसाब से क्या है ये जो pH है नॉर्मल यूरिन का वो भी चेंज होता रहता है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज एवरेज 1.02। इसकी भी रेंज है 1.001 टू 1.035, बट एवरेज कितना है? 1.02। इतनी क्या होनी चाहिए इसकी? स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए। देन
एल्ब्यूमिन, शुगर, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, कीटोन बॉडीज़, ये सारे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं नॉर्मल। कास्ट भी एब्सेंट होता है नॉर्मल यूरिन में। एक्यूल्ड ब्लड जनरली नॉट सीन इन द नॉर्मल यूरिन, नॉर्मल यूरिन में ब्लड के ट्रेसेस नहीं मिलते। तो ये सब कुछ क्या है, नॉर्मल ब्लड में एब्सेंट ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, प्रो द मैमेलियन यूरिन कंटेन यूरिया। तो हम जो मैमल्स है हमारे यूरिन में यूरिया कंटेंट होता है, ये हमें प्रूव करना है। सो यूरिया इज द नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म बाय ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, डायमिनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड, डायएमिनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन मतलब अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है और उससे जो नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकलते वही क्या होता है, यूरिया होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अमाइनो ग्रुप आर रिमूव फ्रॉम द अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन द प्रोटीन। तो अमाइनो ग्रुप को सेपरेट किया जाता है, अमाइनो एसिड प्रोटीन के में प्रेजेंट होता है, एंड कन्वर्टेड टू हाईली टॉक्सिक अमोनिया। उसे हाईली टॉक्सिक अमोनिया में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। द अमोनिया इज़ फाइनली क्या होगा, कन्वर्टेड टू द एरिया थ्रू द ऑर्निथाइन साइकिल। तो ऑर्निथाइन साइकिल थ्रू क्या किया जाता है, इसे कन्वर्ट किया जाता है, द यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। द यूरिया फॉर्म्ड इज पास टू किडनी, फिर इसे यूरिया को किडनी में पास किया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, एक्सक्रीटेड प्रोसेस होती है, ओके। और यहाँ पे क्या होता है, बॉडी से यूरिन को बाहर पास किया जाता है। सो रीएब्सॉर्प्शन ऑफ यूरिया, ये कहाँ होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में होता है, कलेक्टिंग डक्ट में होता है। एंड एक्टिव सिक्रेशन होता है यूरी का, हेनलेज लूप में होता है। लीड्स टू अ यूरिया सर्कुलेशन, तो यहाँ पे रिसाइकलिंग होता है यूरिया का बिटवीन द लुमेन ऑफ द नेफ्रॉन एंड द रेनल मेडुला, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द रेनल यूरिन कॉन्सेंट्रेशन। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। About 54 ग्राम ऑफ यूरिया आर फिल्टर पर डे इन द ग्लोमेरुलर कैप्सूल। तो 54 ग्राम यूरिया दिन भर में क्या होता है, फिल्टर होता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 ग्राम इज़ एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। उसमें से 30 ग्राम क्या है, यूरिन में कन्वर्ट होता है, और 24 ग्राम क्या होता है, रीएब्सॉर्ब होता है इन द ब्लड। तो यहाँ पे एज्यूम क्या किया है, GER क्या होगा, 180 लीटर्स पर डे इतना। तो यूरिन जो यूरिनालिसिस होगा, यूरिनालिसिस कैन हेल्प टू डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ यूरिया इन यूरिन। तो यूरिन में कितना यूरिया प्रेजेंट है, उसके लिए यूरिनालिसिस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। यूरिन यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट होती है ये, या यूरियस टेस्ट भी कहा जाता है इसे। तो इस टेस्ट से पता चलेगा कि प्रेजेंट होता है। हाउ इज़ कंपोजिशन यूरिन रेगुलेटेड, इस कंपोजिशन को रेगुलेट कैसे किया जाता है। सो कंपोजिशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स अपॉन द फूड एंड फ्लूइड कंज्यूम बाय द इंडिविजुअल। कैसे टाइप का फूड खाते हैं आप और कितना लिक्विड इंटेक करते हो आप, फ्लूइड मतलब, उस पर ये डिपेंड होता है कंपोजिशन। देयर आर 2 वे विच आर रेगुलेट द कंपोजिशन। पहला वे यहाँ जो है, देयर आर रेगुलेट द वाटर रीएब्सॉर्प्शन थ्रू द ADH। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट रीएब्सॉर्प्शन थ्रू द RAAS एंड द एरियल नाट्रियूरिएट पेप्टाइड, इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग वाटर रीएब्सॉर्प्शन। तो पहला देखते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है हमारे, हैज़ अ स्पेशल रिसेप्टर। उस रिसेप्टर को कहा जाता है ऑस्मो रिसेप्टर, विच कैन डिटेक्ट द चेंज इन द ऑस्मोलैरिटी। तो बॉडी के ऑस्मोलैरिटी को ये चेंज करता है, मेजर करता है टोटल नंबर ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड जो है, ब्लड को हमारे बॉडी का फ्लूइड कहा जाता है, उसमें कितने नंबर ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल पर लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, उसे ये क्या करता है, चेक करता रहता है ऑस्मो रिसेप्टर, जो हमारे मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस में। इफ ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज ड्यू टू वाटर लॉस, अगर बॉडी लॉस वाटर लॉस हुआ है और ऑस्मोलैरिटी ब्लड की इंक्रीज हुई है बॉडी में, जैसे ये कब होता है, जब आप ज़्यादा नमकीन खाते हो या आपको ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये हो रहा है। तो ऑस्मो रिसेप्शन ट्रिगर द रिलीज द ऑडिटोयूरियम हार्मोन। तो जो एंटी
एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच को क्या करता है, रिलीज करता है फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है यहाँ से ये रिलीज होता है। तो जैसे ही बॉडी में क्या हो जाए, लॉस हो जाए वाटर और ब्लड की क्या है ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है, तुरंत हमारा ब्रेन क्या करता है, एडीएच को रिलीज करता है, ट्रिगर करता है मतलब रिलीज करता है, ताकि क्या है वो जो ऑस्मोलैरिटी ब्लड की वो मेंटेन रहे। तो ये जो एडीएच स्टिमुलेट्स होते हैं ये रीएब्सॉर्ब करते हैं वाटर को फ्रॉम द पार्ट ऑफ डीसीटी एंड द एंटायर कलेक्टिंग डक्ट बाय इंक्रीजिंग द परमेबिलिटी ऑफ सेल। तो सेल को परमेबल कर देते हैं ताकि वाटर क्या हो सके, रीएब्सॉर्ब हो सके। इट लीड्स टू रिड्यूस द यूरिन वॉल्यूम। इसकी वजह से यूरिन का वॉल्यूम रिड्यूस होता है और डिक्रीज होती है ऑस्मोलैरिटी ब्लड की। वंस द osmolarity of blood come to normal, the activity of osmoreceptor cell decreases leading increase in ADH secretion। जैसे ही ब्लड का जो है ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल हो जाती है तो ये जो ऑस्मोरिसेप्टर सेल होते हैं वो उनका एक्टिविटी कम हो जाता है और यहाँ पे एडीएच के सिक्रेशन भी डिक्रीज हो जाता है। इसे निगेटिव फीडबैक कहा जाता है। निगेटिव फीडबैक मतलब अभी सब कुछ ठीक है तो सिक्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ द हैमरेज, कभी कभी हैमरेज भी हो जाता है। सेवरल डिहाइड्रेशन टू, डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट एडीएच सिक्रीशन, तो ऐसे कंडीशन में भी ये एडीएच को सिक्रेट करता है। तो जो एडीएच इम्पॉर्टेंट है फॉर रेगुलेटिंग द वाटर बैलेंस थ्रू द किडनी, हमारे किडनी के वाटर बैलेंस के लिए ये हार्मोन इम्पॉर्टेंट है। इन एब्सेंस ऑफ एडीएच diuresis, dilution of urine take place and person tend to excrete large amount of dilute urine। तो अगर ADH आपके बॉडी में रिलीज ही नहीं हुआ तो आपके बॉडी से ज़्यादा डाइल्यूटेड यूरिन क्या होगा, पास होगा। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है डायबिटिक इंसिपिडस। मतलब ऐसा पर्सन क्या हो सकता है, डायबिटिक हो सकता है। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट रीएब्सॉर्प्शन थ्रू RAAS। Another regulatory mechanism is RAAS, renin angiotensin aldosterone system by extra glomerulus apparatus। तो JGA इसे क्या करता है, ऑपरेट करता है। Whenever blood supply, जब भी ब्लड सप्लाई जो है ड्यू टू चेंज ऑफ ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम, तो ब्लड सप्लाई चेंज दो बार हो सकता है, एक तो ब्लड प्रेशर चेंज होने पे और ब्लड वॉल्यूम चेंज होने पर। अफेक्ट एट्रियल डिक्रीजेस, तो यहाँ पे क्या होता है, अफेक्ट हो, सप्लाई क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो लो बीपी डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये होता है। तो जीजीए सेल क्या करते हैं, रेनिन को रिलीज करते हैं। फिर ये रेनिन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिनोजन में, सिक्रेट बाय द हाइपेटोसाइट्स इन द लीवर। तो ये लीवर में रिलीज होता है और इसको सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था एंजियोटेंसिन जे ने। तो एंजियोटेंसिन्स कन्वर्टिंग एंजाइम कहा जाता है इसे। फर्दर मॉडिफायर एंजियोटेंसाइन 1 टू एंजियोटेंसाइन 2। तो ये एंजाइम वन पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन। तो एंजियोटेंसाइन 1 इनएक्टिव होता है, 2 क्या होगा, एक्टिव फॉर्म होगा हार्मोन का। इट स्टिमुलेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज द अनादर हार्मोन। तो ये क्या करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स को क्या करता है, स्टिमुलेट, सिग्नल पास करता है कि तुम्हें अभी दूसरा हार्मोन क्या करना है, रिलीज करना है। उसका नाम है अल्डोस्टेरॉन्स। तो अल्डोस्टेरॉन्स को क्या होगा, ये स्टिमुलेट करेंगे डीटीसी और कलेक्ट करेंगे कलेक्टिंग डक्ट में, रीएब्सॉर्ब मोर Na प्लस एंड वाटर, देयर बाय इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर इंक्रीज होने के लिए Na प्लस और वाटर को क्या करना है, रीएब्सॉर्ब करना है। ये कौन इंडिकेट करता है, अल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, इंडिकेट। जैसे ये हार्मोन सिक्रेट हो जाए अब बॉडी में अपने आप Na प्लस और वाटर का रीएब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है। तीसरा है एट्रियल न्यूट्रियोसिस पेप्टाइड, ANP कहा जाता है। लार्ज इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम and blood pressure stimulate the atrial wall of the wall produce the atrial natriuretic peptide। तो जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो जो ब्लड के वॉल होते हैं उन पे प्रेशर आता है,
तब ये हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। ANP इनहिबिट Na+Cl- रीअब्सॉर्प्शन। तो ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, NaCl की वजह से बढ़ता है। तो जैसे ही NP क्या होता है, रिलीज होता है, ये इनहिबिट मतलब रोक देता है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड Cl- इन कलेक्टिंग डक्ट, और इनहिबिट करेगा रिलीज ऑफ द रेजिन। रेनिन के रिलीज को भी रोक देगा। रेनिन का रिलीज क्या इंक्रीज करता है, Na+ का रीअब्सॉर्प्शन। तो इसके वजह से जो अल्डोस्टेरॉन से ये भी क्या है, इसका रिलीज भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ADH का रिलीज हो जाता है। इट लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड द न्यूट्रियोयूरेसिस, इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ Na+ इन यूरिन एंड डायूरेसिस। तो इसे डायूरेसिस भी कहा जाता है या नाट्रियूरेसिस भी कहा जाता है। What is renin? Give its function. Renin is the enzyme secreted by extraglomerular cell of the afferent arteriole. इसका फंक्शन क्या है, ये एक्टिवेट करता है एंजियोस्टेनोजेनिस टू द एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 1 में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये सारे लैटिन वर्ड है। What is the function of angiotensin 2? तो देखो क्या है, इट constricts the arteriole in kidney thereby reduce the blood flow, ब्लड फ्लो को रिड्यूस करता है, इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। इट स्टिमुलेट पीसीटी से स्टिमुलेट करता है एंड एनहांस रीअब्सॉर्प्शन ऑफ Na+Cl- एंड वाटर। ये इंक्रीज कर देगा इन तीनों का, Na+Cl- और वाटर के रीअब्सॉर्प्शन को। ये स्टिमुलेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को टू रिलीज अनदर हार्मोन। तो ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को क्या है, एक सिग्नल देगा कि क्या है, अभी अल्डोस्टेरॉन रिलीज करना है। तो DCT उसे रिलीज करता है। कलेक्टिव क्या करते हैं, मोर Na+ वाटर को एब्सॉर्ब करने लगते हैं। इसके वजह से ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये मोस्टली लो ब्लड प्रेशर वालों पर्सन में होता है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, राइट द एक्सप्लेनेशन इन योर वर्ड। नित्या हैज़ बीन एडमिटेड इन हॉस्पिटल आफ्टर हेवी ब्लड लॉस till proper treatment could be given. How did Nitya's body must have tackled the situation? तो उसका बहुत ब्लड लॉस हुआ है, तो उसकी बॉडी कैसे टैकल करेंगी जब तक उसे मेडिकेशन नहीं मिलता। इंक्रीज इन द हैमरेजेस और सेवरल डिहाइड्रेशन, द होमोरिसेप्टर स्टिमुलेट एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH को क्या करते, सिक्रेट करते। ये बॉडी में अपने आप होता है। ADH इज़ इम्पॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग वाटर बैलेंस थ्रू द किडनी। तो वाटर बैलेंस को किडनी में क्या करते, ये मैनेज करते। अनदर रेगुलेटरी मशीन्स दैट मस्ट हैव बीन एक्टिवेटेड इज RAAS। ये भी क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। वुड ओनली ADH और ओनली RAAS बी द सफिशियंट फॉर द होम्योस्टैसिस? नो, बोथ, मतलब इन दोनों में से एक और बोला है ना, क्या एक इम्पॉर्टेंट है, तो नहीं, यहाँ पे दोनों भी। बोथ ADH एंड RAS आर इसेंशियल फॉर द होम्योस्टैसिस। ओनली ADH कैन लोअर द ब्लड Na+ concentration बाय वे ऑफ वाटर रीअब्सॉर्प्शन in the DCT and collecting duct, whereas RAAS stimulate Na+ reabsorption and maintain the osmolality of blood fluid। तो क्या है, ADH क्या है, Na+ के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, RAS इसके कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करता है। तो दोनों मिलके उसे क्या करते हैं, ऑस्मोलैरिटी जो है बॉडी की उसे मेंटेन करते हैं। तो एक्शन जो होगा ADH और RAS का, लीड क्या करेगा, इंक्रीज वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम एंड द ऑस्मोलैरिटी। तो दोनों भी इंपॉर्टेंट है। कैन यू टेल, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, व्हेन डज किडनी प्रोड्यूस रेनिन? वेयर इट इज़ प्रोड्यूस इन किडनी? किडनी प्रोड्यूस रेनिन वेन एवर ब्लड सप्लाई, मतलब चेंज इन ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम टू द अफेरेंट आर्ट्रियोल डिक्रीज। तो जब भी आपका लो BP होगा या डिहाइड्रेशन होता है, तो ऐसे कंडीशन में रेनिन क्या होता है, रिलीज होता है। कहाँ पे रिलीज होगा, JGA में, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या करता है, रेनिन को सिक्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन एंड फैक्टर आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन? तो हार्मोन्स लाइक ADH, रेनिन, एंजियोटेंसिन, देन एट्रियल, न्यूट्रियोटिक
पेप्टाइड ANP, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं किडनी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए। थिंक व्हाट वुड हैपन ADH सिक्रीशन डिक्रीज ड्यू टू एनी रीज़न। अगर ADH का सिक्रीशन किसी रीज़न से रुक गया तो क्या होगा, तो यहाँ पे पर्सन डायबिटिक हो जाता है। डायूरेसिस होता है, यूरिन डाइल्यूटेड यूरिन बॉडी बाहर फेंकती है, तो पर्सन टेन टू एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन, तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, डायबिटिक कंडीशन होती है। थिंक एंड अप्रिशिएट हाउ डू किडनी ब्रिंग अबाउट होम्योस्टैसिस, इज देयर एनी रोल ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम इन इट। तो ADH इज प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस, इज स्टोर एंड released by the posterior pituitary gland, or the neurohypophysis is response to the appropriate trigger। तो appropriate trigger ये ट्रिगर करेगा मतलब स्टार्ट करेगा। hence the role of the neuroendocrine system in the homeostasis, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। use your brain power, can we use knowledge in treatment of high blood pressure? Why high blood pressure medicines are many a time diuretics? Yes, the knowledge of homeostasis is used in treatment of blood pressure. Some commonly used theories for treatment of blood pressure are as follows। कौन से theories है देखो, पहला है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इसे ARBs कहा जाता है, आर यूज्ड इन द मेडिकेशन टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर पर्सन्स। द मेडिकेशन ब्लॉक द एक्शन ऑफ द एंजियोटेंसिन 2 बाय प्रिवेंटिंग एंजियोटेंसिन 2 फ्रॉम द बाइंडिंग टू द एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर। तो ये क्या है, इसे क्या है, अपने रिसेप्टर से बाइंड करके रखता है, इसके एक्टिविटी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जो मसल्स होंगे सराउंडिंग ब्लड वेसल वहाँ पे। एज रिजल्ट ब्लड वेसल एनलार्ज, डायलेट हो जाते हो और ब्लड प्रेशर क्या होता है यहाँ पे, रिड्यूस होता है। अनदर मेथड जो है वो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE ब्लॉकर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, इनहिबिटर इनहिबिट करता है एक्टिविटी ऑफ द ACE एंड देयरफॉर डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द एंजियोटेंसिन 2, इसका प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या होगा, जो मेडिकेशंस होंगे कॉज द ब्लड वेसल्स टू एनलार्ज और डायलेट एंड दिस रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को ये मेडिसिन क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, एंजियोटेंसिन 2 को प्रोडक्शन को रिड्यूस करके। वैसोडाइलेशन रिड्यूस द, ये एक भी मेथड है, वैसोडाइलेशन रिड्यूस द आर्टेरियल प्रेशर, reduce angiotensin to lead to natriuresis and diuresis, thereby reducing the blood pressure। यहाँ पे भी blood pressure reduce होता है। Too much salt can cause the extra fluid to build up in the blood vessel, तो ज़्यादा salt खाने से भी ये होता है raising blood pressure। तो diuresis are the substances that shows the renal absorption of water and thereby cause the diuresis। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डायूरेसिस सब्सटेंस होंगे वो क्या होंगे, स्लो करेंगे रेनल रीएब्सॉर्प्शन को, एंड टर्न रिड्यूस द ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। तो इससे ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, एंड फ्लश होंगे सॉल्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड कहाँ से, यूरिन में से। तो हाई ब्लड मेडिकेशन आर मेनी अ टाइम डायूरेशन, तो इनको क्या करना है, डायूरेशन का टाइम इनका बहुत ज़्यादा होता है। कैन improper kidney function lead to the brittle bones, justify your answer। brittle bone मतलब बोन आपके ब्रिटल हो जाते, जल्दी टूट जाते। तो देखो, अगर आपकी किडनी का फंक्शन बिगड़ जाता है तो आपके बोन ब्रिटल हो सकते। यस, improper kidney function leads to brittle bone। kidney participate in synthesis of the calcitriol, the active from the vitamin D which is needed in the reabsorption of the dietary calcium। तो जो डायट्री कैल्शियम है तो उसे रीएब्सॉर्ब करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो डिफिशियंसी ऑफ द कैल्सिट्रॉल कैन लीड्स ब्रिटल बोन। तो कैल्सिट्रॉल अगर रीएब्सॉर्ब ही नहीं हुआ तो बोन अपने आप ब्रिटल हो जाएंगे, क्योंकि उनको कैल्शियम ही नहीं मिलेगा।
तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने एक पूरा कंपोजिशन दिख लिया यूरिया का। तो आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।